निरीक्षक तथा उप निरीक्षकों की परीक्षा का आयोजन किया गया है। मामले की विस्तार पर बात करें तो 3 नए कानून को बनाए हुए 1.25 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो जिसकी जानकारी करने हेतु डीजीपी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक बागपत सूरज कुमार राय द्वारा एक परीक्षा का आयोजन किया गया है, जो पुलिस लाइन तथा जेपी पब्लिक स्कूल में उक्त परीक्षा का आयोजन किया गया था। पुलिस अधीक्षक बागपत का कहना है कि 3 नए कानून को लागू करने के लिए जो इसमें जो है प्रांगत पुलिसकर्मी हैं, जो विवेचना अधिकारी हैं, जो उनके साइबर क्राइम को देखते हैं, उनकी जानकारी करने के लिए उनको कितनी जानकारी है, इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में साइबर कानून, साइबर क्राइम, विवेचना जैसे सवाल पूछे गए हैं तथा इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि निरीक्षकों तथा उप निरीक्षकों तथा जो विवेचना में लगे पुलिस अधिकारी हैं उनको अपने कार्य की अधिक से अधिक जानकारी हो सके तथा जो अपने कार्य में पारंगत पुलिसकर्मी हैं या अधिकारी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी जिम्मेदारी सौंपी जा सके। जिस प्रकार से इस परीक्षा का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो संबंधित पुलिस अधिकारी है, चाहे निरीक्षक है, चाहे उप निरीक्षक है, उप विवेचना अधिकारी है या साइबर क्राइम देखता है या फोरेंसिक विभाग देखता है, उसको अधिक से अधिक कानून की जानकारी हो सके तथा जनता को त्वरित न्याय तथा विवेचना मिल सके, जिससे केसों को निपटान बहुत जल्दी या कह सकते हैं कि जो क्राइम है, जो लंबित वाद है, उनका जो निपटारा जल्दी से जल्दी हो सके। तमाम जानकारी के साथ सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़ बागपत। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के बिनकी तहसील देवमई ब्लॉक क्षेत्र के डारी बुजुर्ग गांव निवासी आयुषी 13 वर्ष जो कि कक्षा 6 की छात्रा है। आयुषी ने जो कि प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया और वहां पर 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल को प्राप्त किया। आयुषी की इस तरक्की को देखते हुए जहानाबाद के विधायक ने मंच से आयुषी के परिजनों को और शिक्षकों को धन्यवाद अदा किया और कहते हुए उन्होंने मंच से ये भी बात कही कि आयुषी को हर तरह की मदद करते हुए और किसी भी स्पोर्ट कॉलेज में एडमिशन कराकर आयुषी को जो भी मुझसे मदद होगी वो करते रहेंगे। आखिरकार इतनी कम उम्र में आयुषी ने जिस तरह से गोल्ड मेडल को प्राप्त किया है, एक प्रेरणा है उन बच्चों के लिए जो कि आयुषी के हम उम्र के बच्चे हैं। आयुषी को देखकर उनके अंदर भी जागरूकता होना चाहिए कि कम से कम आयुषी की तरह वो भी कुछ बन सके। वहीं अगर आयुषी के पिता की बात की जाए तो आयुषी के पिता एक मध्यम वर्ग के हैं और बॉम्बे में रहकर मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी और अपने परिवार की जीविका चला रहे हैं। आयुषी को सदैव उन्होंने प्रोत्साहित किया और शिक्षा जगत में उन्होंने हर तरह से मदद की। आज पिता और शिक्षकों और परिजनों की देन है कि आयुषी ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर जनपद और प्रदेश का मान बढ़ाया। कैमरामैन महेश के साथ मुमताज अहमद, प्राइम न्यूज़ फतेहपुर। गाजियाबाद में सड़कों पर अतिक्रमण के चलते जाम की स्थिति पैदा होती है। इसी को लेकर गाजियाबाद में पुलिस द्वारा करीब 200 लोगों पर चालान की कार्रवाई की गई है। पूरा मामला गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र के लालपुरा इलाके का है, जहां पर करीब 200 से ज्यादा रेडी पटरी और दुकानदारों द्वारा सड़क पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिसको लेकर मौके पर एसीपी वेब सिटी मौके पर पहुंची पुलिस बल के साथ में और उनके द्वारा वहां जो अतिक्रमण कर रखा था उन सभी को पहले नोटिस दिया गया और उसके बाद में वहां पर चालान की कार्रवाई यहां पर पुलिस द्वारा की गई है। वहीं एसीपी वेब सिटी प्रियाश्री पाल का साफ तौर पर कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अगर दुकानदारों और रेडी पटरी वाले फिर से अतिक्रमण करते हैं और यातायात बाधित होता है इसको लेकर, तो उनके ऊपर चालान की कार्रवाई के साथ साथ में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां लगातार इसको लेकर गाजियाबाद पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज़, गाजियाबाद। हरदोई में बाढ़ की विभीषिका ने भीषण तबाही मचा रखी है। इसके चलते यहां एक किसान की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि बैराजों से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण हरदोई की गंगा, रामगंगा और गर्रा नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है।
और आपको बता दें कि यहाँ पर 50 से अधिक ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से डूब चुके हैं और 200 से अधिक ऐसे गांव हैं जिनके चारों ओर पानी भरा हुआ है। यहाँ की पकती हुई धान की फसल खराब हो चुकी है और साथ ही अन्य सब्जियों के साथ ही अन्य फसलें भी खराब हो चुकी हैं और जानवरों के लिए चारे की भी तमाम मुसीबतें ग्रामीणों को उठानी पड़ रही हैं। साथ ही ग्रामीणों की घर गृहस्थी का सामान भी बाढ़ में भीग चुका है और पूरी तरीके से तबाही मची हुई है। यहाँ पर शाहबाद क्षेत्र के कालागाढ़ा में एक किसान सुनील अपने खेत की रखवाली करने जा रहा था, तभी वह गर्रा नदी के पानी में डूब गया और आसपास कोई ग्रामीण के मौजूदगी न होने के कारण वह वहीं डूबकर उसकी मौत हो गई। साथ ही जिला प्रशासन तमाम प्रयास कर रहा है कि ग्रामीणों को मदद पहुंचाई जाए और उनको ताकीद भी किया जा रहा है कि सुरक्षित स्थान पर जाएं और बाढ़ के प्रभाव से बचाव अपना करें, लेकिन फिर भी जो खास मदद उनके तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पा रही है और लगातार नदियों का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इन ग्रामीणों को बाढ़ के पानी से कब निजात मिलेगी, प्रशासन इन पर किस तरीके से इनके पास मदद पहुंचा सकेगा। कैमरा पर्सन संदीप दीक्षित साथ दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज, हरदोई। उत्तराखंड में हो रही बरसात का असर संभल में देखने को मिला है। संभल में 2 दर्जन से जो अधिक गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे फसलें जलमग्न हुई हैं। फसलें जलमग्न होने से बर्बादी की कगार पर पहुंची हैं। बड़ी तादाद में फसलों के लिए नुकसान हुआ है। वहीं पशु के चारे के लिए और लोगों की रोजी रोटी के लिए संकट खड़ा हो गया है। हम इस वक्त जीरो ग्राउंड पर पहुंचे हैं और ये गांव बंजांगी उदिया नगला में पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह की स्थितियां हैं। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और जल स्तर बढ़ने से कई घर जो ऐसे हैं, अधिकांश घर हैं, इनमें जल जो है बढ़ता ही जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, ये सामने झोंपड़ी है, ये यहाँ भोजन रसोई है, भोजन बनाते हैं लोग। वहाँ भोजन बनाते समय भी रसोई में पानी पहुंच गया, तो कम से कम बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि बहुत ही स्थिति दयनीय हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से स्थितियों की बात की जाए तो लगातार जल स्तर बढ़ने से जो गांव हैं, 2 दर्जन से अधिक गांव हैं, वो बर्बादी की कगार पर हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, चाहे नाव की बात हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की गई। लेकिन एसडीएम ये बताते हैं कि हमने राजस्व की टीम को निर्देशित किया है, लेकिन फिर राजस्व विभाग की टीम भी गांव में नहीं है, ना कोई उपचार की कोई सुविधा है। जिस तरह से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, पिछली बार 15 दिन पहले भी जल जो गांव में पहुंचा था तो उससे भी जल भरा हो गया था। तो कहीं ना कहीं बीमारी की बात की जाए तो लगातार बीमारी की चपेट में जो आमजन है आ रहे हैं, और बीमारी आमजन आने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या पशु चिकित्सा की बात की जाए या प्रशासन की तरफ से राजस्व विभाग की टीम की बात की जाए तो इस तरह कोई भी मौजूद नहीं है। और जो लिंक रोड है काशीपुर और जुनावी वाला लिंक रोड से ये बुझांगी गांव के लिए जोड़ता है, वो लिंक रोड भी संपर्क मार्ग टूट गया है, क्योंकि 2 जगह से जो रास्ता है वो कटा है। बड़ी तादाद में जो जल स्तर है वहां बढ़ रहा है, जिससे लोगों के आवागमन में दिक्कतें हुई, आवागमन बाधित हुआ है। वहीं मैं आपको ये बताऊं, तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, किस तरह की स्थितियां हैं। लोग अपने खेतों से आ रहे हैं, लोग अपने पशुओं को चारे लेके आ रहे हैं, कि कोई व्यवस्था पशुओं की तरफ से नहीं की गई है। वीडियो के साथ संतोष यादव, प्राइम न्यूज। ओखला और हिंडन बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी और गोकुल बैराज से लगातार आगरा के जल स्तर में हो रही वृद्धि का असर अब आगरा में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग कैलाश मंदिर के पास खड़े हुए हैं, जहाँ पे कुछ ही लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर यमुना का किनारा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घर है वो पूरे तरीके से इस समय जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोगों को परेशानियां का पूरा सामना करना पड़ रहा है, इसी पानी में से होकर उन लोगों को गुजरना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ कई लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। क्या लगता है, लगातार प्रशासन द्वारा भी कहा जा रहा था कि पानी भरने की अंदेशा है, लगातार बढ़ रहा है, और अभी जैसा माना जा रहा है कि जो ओखला बैराज से और दिल्ली से छोड़ा गया पानी वो जल्द ही वापस यहाँ पे आगरा में होगा, क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्रशासन की तरफ से जो अपडेट्स आई हैं वो लगभग हमारे 2 से 3 फुट पानी और बढ़ने की संभावना है। रात तक वो पानी यहाँ आ जाने चाहिए। बाकी यहाँ प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है, पुलिस प्रशासन भी पूरी देख रहा है। डीएम साहब, एसडीएम साहब, सब तहसीलदार महोदय, लेखपाल, 3 लेखपालों की ड्यूटी लगी हुई है। सब लोग पूरे अपनी ऑब्जर्वेशन में कर रहे हैं। जो लोग प्रभावित हैं, लगभग 20 से 25 घर यहाँ प्रभावित हुए हैं, उनको घर से बाहर निकाल के ताला लगवा दिया गया है कि जिससे किसी की कहीं परेशानी ना हो। उनके लिए खाने के पैकेट्स प्रॉपर उनको बट रहे हैं। उनके लिए जो बाढ़ की किट्स हैं वो भी आने वाली हैं, उनको वो भी दी जाएंगी, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। और जल स्तर जहाँ तक समझता हूँ मैं 2 से 2.5 फुट यहाँ पानी आ जाएगा, तो उसका यहाँ तक लेवल अपना कमर तक आने की पूर्ण संभावना। बात की जाए तो कैलाश मंदिर के गर्भगृह में भी एक तरह से यमुना मैया जो एक तरह से जलाभिषेक करती नजर आ रही है भोले बाबा। जी गत वर्षों से, हाँ, गत वर्षों से कई पिछले वर्षों में ऐसा हुआ है। 2030 में भी पानी आया था, तो जलहरी शिव जी के चरण स्पर्श करके यमुना मैया वापस चली गई थी। 2010 में भी ऐसा हुआ था, उससे पहले भी ऐसा होता आ रहा है, ऐसी मान्यता है। थोड़ा ज्यादा है इस बार सडनली पानी आया है, पिछले 2 दिन में एक साथ पानी बढ़ा है।
इस गति से पानी कभी नहीं बढ़ा, पहले धीरे धीरे बढ़ता था। क्या लगता है इस तरह की पानी और बढ़ेगा तो यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जाएगा कहीं? जी बिल्कुल, शिफ्ट तो किया जा रहा है। जो जहाँ जहाँ डेंजर जोन है, जहाँ पानी ज्यादा हो गया है, उन लोगों को घर से निकाल के शिफ्ट कर दिया गया है। ये तो यहाँ के स्थानीय लोग जिनका साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पूरी तरीके की चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है। यहाँ पे एक तरह से आपदा राहत शिविर एक स्कूल के अंदर बनाया गया है। यहाँ पे खाने का इंतजाम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी दौरे करता हुआ नजर आ रहा है, लोगों की परेशानियों को समझता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जिस तरीके से ओखला से और बात की जाए गोकुल बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और आगरा में अब इस जल स्तर के लगभग 2 से 2.5 फुट और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो लगभग पिछले 24 घंटे से आगरा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार चल रहा है। अब आने वाले समय में स्थितियां और कितनी रौद्र रूप लेती हुई दिखाई देंगी, ये आने वाले समय बताएगा। आगरा से मानव मल्होत्रा, प्राइम न्यूज। वासी इस समय नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें जिस तरह से बारिश का प्रकोप चल रहा है उसको देखते हुए फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 63 में कई मोहल्ले ऐसे हैं जो कि जलमग्न हैं। आपको बता दें कि वहाँ के बासिंदे नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ तक लोगों ने अपने मकानों पर बेचने का बोर्ड भी लगा रखा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में अपने अपने मकानों पर मकान बिका हुए की लिख रखा है। उनसे अगर बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ कभी किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। जिस तरह से यहाँ बारिश हो रही है उसको देखते हुए यहाँ आने जाने के सारे रास्ते बंद हैं। निकलने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि नगर निगम को इसकी सूचना दे दी गई थी, उसके बाद भी यहाँ किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। देखने वाली बात है योगी के आने वाले समय में इस तरह की समस्याओं का और कितने वार्डों को सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जो हमारे सामने तस्वीरें आई हैं वो वार्ड नंबर 63 से हैं, जिसमें कई मोहल्ले आते हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं, रोष में हैं। वो नगर निगम फिरोजाबाद को कोस रहे हैं और अधिकारियों को कोस रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से विकास की बातें करती है सरकार, धरातल पे देखी जाए तो यहाँ जीरो दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि इस वार्ड नंबर 63 में किस तरह का विकास होगा या नहीं होगा, या यहाँ के बासिंदे अपने मकानों को बेचने के लिए मजबूर तो नहीं होंगे। फिरोजाबाद से हितेन यादव, प्राइम न्यूज। उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर में 7 फीट लंबा अजगर देखा गया। इस अजगर को देखते ही घर वालों में चीख पुकार मच गई और चीख पुकार देखते ही आसपास के ग्रामीण इकट्ठे हो गए। ये पूरा मामला झांसी के थाना उल्लन क्षेत्र का है कि जहां एक 7 फीट लंबा अजगर देखते ही वहां पर लोग दहशत में आ गए। दहशत में देखते ही साथ वहां पर चीख पुकार मचने लगी। कुछ लोग तो बताया जा रहा है कि अजगर को देखते ही साथ लोग निहारने लगे और देखते ही दहशत में आए। लेकिन इसके बाद वहाँ ग्रामीणों ने वन विभाग टीम को सूचना दी। वन विभाग टीम ने पहुंचकर बड़ी मशक्कत से उस अजगर को काबू में पाया। काबू में पाने के बाद उस अजगर को जंगल में छोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये बताया जा रहा है, गांव वालों में चर्चा का विषय है कि इतना बड़ा अजगर आया कहां से। फिलहाल अजगर को वहां पर जंगल में छोड़कर गांव वालों ने राहत की सांस ली है। झांसी से प्राइम न्यूज के लिए राकेश शर्मा। महाराष्ट्र राज्य सरकार की एक अधिसूचना है 2013 साल की, 2013 जो ईयर है वहाँ अधिसूचना राज्य शासन ने निर्गमित की गई थी कि अगर कोई भी प्राइवेट बिल्डर 4000 स्क्वायर मीटर के ऊपर में कंस्ट्रक्शन करता है, कोई प्रोजेक्ट बनाता है, टाउनशिप बनाता है, तो उसके 20% एफएसए उसको मिलेगा। परंतु 4000 मीटर के ऊपर या 4000 मीटर का जो प्लॉट है उसका 20% का जो जगह है वहाँ वो जगह जो उसने है या घर बांध के, एक तो जगह या घर बांध के उसने महाड़ा को देनी है। और महाड़ा वो जो घरे है जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन के अंतर्गत बांधी जाएगी, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है, जो गरीब जनता है, गरीब जनता के लिए वो घर बांधे जाएंगे या जमीन दी जाएगी महाड़ा को। या बिल्डर लोग जो प्राइवेट बिल्डर है जो 4000 स्क्वायर मीटर के ऊपर या 4000 स्क्वायर मीटर तक के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनको 20% एफएसए अगर चाहिए तो वो लोग जमीन या घर बांध के महाड़ा को हैंड ओवर करेंगे। पर ऐसी जो अधिसूचना है, ऐसा कायदा था, उसको पैरों तले कुचल के नए मुंबई में कम से कम 10 से ऊपर बिल्डर, जो प्राइवेट बिल्डर, जो नामांकित बिल्डर है, जो वेल नोन बिल्डर है, ऐसे लोगों ने एक घोटाला किया है। उन्होंने कम से कम 1000 के पास जो घर है वो घर महाड़ा को देने चाहिए थे। हाँ, मतलब इसके पहले आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्डर लोगों ने जो है कि ये 20% एफएसआई, जो 20% का एफएसआई इस्तेमाल किया, पर उसके बदले में उन्होंने
जो म्हाडा को, महाराष्ट्र शासन को जो घरे देना लाजमी था, देना चाहिए था। एक तो आप भी आपके जो 4000 स्क्वायर मीटर या उसके ऊपर का जो प्लॉट है उसका 20% का जगह अब महाराष्ट्र शासन को अदा कीजिए, या उस जगह के ऊपर आप 20% जो घर है वो बांध के आप उनको दीजिए। परंतु ऐसा कुछ नामांकित बिल्डरों ने किया नहीं है। इसमें सिडको और नई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ अधिकारी, कुछ ऑफिसर्स लोग हायर लेवल के उसमें शामिल है, ऐसा बताया जा रहा है। जो बच्चू कडू जी है, पूर्व विधायक रह चुके हैं महाराष्ट्र में, उनकी जो प्रहार जनशक्ति पार्टी है उसके प्रवीण खेड़कर जो नई मुंबई के नेता है, उन्होंने ये घोटाला बाहर निकाला और आने वाले 9 सितंबर को, मतलब मंगलवार को लगभग एक जो है हियरिंग लगी है विधानसभा में, क्योंकि यह मुद्दा जो है विधान परिषद में जो विक्रांत पाटिल जी है विधायक, उन्होंने भाजपा के विधायक है सत्ताधारी के, उन्होंने उठाया था और उसके हिसाब से हियरिंग्स लगी है विधान परिषद में सेक्रेटरी 3 और सेक्रेटरी 4 के कैबिन में। और अब देखा जाएगा कि इसको लेके जो उदय सामंत जी वहां के जो मंत्री है, मंत्री का नहीं उस विभाग के हैं, तो वो इसके ऊपर क्या निर्णय लेते हैं, या महाराष्ट्र शासन इस जो बिल्डर जो है उनको 1000 घर जो बांधे हुए उन्होंने देना चाहिए था बांध के महाराष्ट्र शासन को, म्हाडा को, और जिसको उसके बाद ये EWS जो गरीब जनता है उनमें बांटने जाने वाले थे उनको देना उचित था। वो देंगे कि नहीं, अभी ये इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। ऐसा भी बताया जा रहा है कि प्रवीण खेड़कर जी ने बताया है, जो प्रहार जनशक्ति पार्टी के जो नई मुंबई के नेता है, उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन या राज्य शासन अगर इसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं करती, 1000 के ऊपर के जो घर है वो गरीबों में बांटने के लिए उस बिल्डर से, जो प्राइवेट बिल्डर है उनसे नहीं लेती, तो हम लोग जरूर उच्च न्यायालय में जाएंगे और वहां हम लोग न्याय के लिए हम लोग वहां रखेंगे, हम लोग न्याय मांगने के लिए उच्च न्यायालय में जाएंगे और वहां हम हमारी जो भी तकलीफें हैं, जो भी हम लोग ने अभी तक प्रशासन के साथ जो भी लेटरबाजी की है, जो भी हम लोग के मीटिंग्स हुए हैं, उसको लेके हम लोग न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय के सामने हम लोग भीख मांगेंगे न्याय की और बताएंगे कि गरीबों के जो घर लूटे गए प्राइवेट बिल्डरों के तरफ से, जिसमें सिडको और नई मुंबई महानगर पालिका के भी कुछ अधिकारी शामिल है, उनके ऊपर कार्रवाई करें और जो 1000 घरे हैं, 1000 के ऊपर जो घरे हैं वो गरीबों में बांटने के लिए म्हाडा को हैंड ओवर करे। कैमरा पर्सन अथर्व के साथ मैं सुदीप गुलाब, प्राइम न्यूज के लिए मुंबई से। कानपुर में फिर एक बार रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र के लालूपुर गांव में अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने अपने भांजे के साथ मिलकर के अपने पति की ही हत्या कर डाली। हत्या को छुपाने के लिए उसने अब घर के पास बने बगीचे में अपने पति का शव दफना दिया और शव दफनाने के बाद उसमें काफी मात्रा में 12 किलो लगभग नमक भी डाला, जिससे कि जो शव है वो जल्द से जल्द गल जाए। लेकिन हत्या करने के बाद ही जब घर वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने, जो पति था उसकी बहन ने जाकर के उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के प्रथम स्तर पर ही महिला पर शक गया और महिला को पुलिस ने हिरासत में लेकर के जब जांच की तो पूरा मामला संज्ञान में आया। संज्ञान में आने के बाद में भांजे और जो महिला है उसे पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि रिश्ते जो हैं वो एक बार फिर शर्मसार हुए हैं और कानपुर में इस प्रकार की घटनाएं आए दिन देखने को भी मिलती हैं। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज कानपुर। पीलीभीत की पॉश कॉलोनी विश्वनाथपुरम के निवासी तस्वीर सिंह अपने परिवार सहित रिश्तेदारी में मझोला गए हुए थे। उसी रात 3 से 4 बजे के समय सीसीटीवी के माध्यम से ये पता चला कि उनके घर में ताला तोड़कर कुछ अज्ञात लोग घुस गए, जिसके बाद उन्होंने घर में रखे हुए 1 लाख नकदी सहित एक मोबाइल फोन और अन्य जरूरी सामान को चोरी कर लिया। चोरी करने के बाद वह चोर जो है रास्ते से भाग गए और जब वह रिश्तेदारी से वापस तस्वीर सिंह अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे के ताले टूटे हुए पड़े हुए हैं और घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है। आनन फानन में उन्होंने घर की इस स्थिति को देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम सहित तमाम टीमों को जांच के लिए लगा दिया। फिलहाल तस्वीर सिंह का कहना है कि लगभग घर में 2 लाख रुपए की चोरी हुई है, जिसमें 1 लाख रुपए नकदी सहित है। तमाम पुलिस जो है वो अब इसकी जांच में जुटी है और इस घटना का खुलासा करने का जल्द ही दावा कर रही है। सहयोगी करण के साथ तेजपाल वर्मा, प्राइम न्यूज, पीलीभीत।